हेलो दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम इन्वायरमेंट का एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि दोस्तों आपके टेट, सीटेट, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम इसमें जानेंगे कि पिरामिड क्या होते हैं, जैसे कि ऊर्जा पिरामिड, संख्या पिरामिड के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों बने रहें साथ में, चलते हैं आगे, देख लेते हैं। दोस्तों, ये इन्वायरमेंट का टॉपिक 4 है और इससे पहले ही इन्वायरमेंट की 3 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। आप चाहें तो उन्हें प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर आप कर सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि पारिस्थितिक पिरामिड आखिर होते क्या हैं। पारिस्थितिक पिरामिड आखिर होते क्या हैं। तो दोस्तों, यदि हम उत्पादक और उपभोक्ताओं को उनके क्रम में लगाएं, जैसे कि उनकी संख्या, उनके बायोमास और उनके ऊर्जा को क्रम में लगाएं, तो उनमें परिवर्तन इस प्रकार देखने को मिलता है कि यह परिवर्तन एक पिरामिड का रूप धारण कर लेता है। किस तरीके से परिवर्तन देखने को मिलता है दोस्तों, कि यह एक पिरामिड का रूप धारण कर लेता है। जैसे पिरामिड दोस्तों, ये क्या होता है, ये इस तरीके की एक आकृति होती है पिरामिड। ठीक है, ये पिरामिड सीधा है, ये है दोस्तों उल्टा पिरामिड। ठीक है, ये उल्टा पिरामिड है, ये उल्टा पिरामिड है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं आखिर ये होते क्या हैं। पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में जानते हैं, विस्तार से जानेंगे दोस्तों। चलते हैं आगे, देखते हैं। तो दोस्तों, पिरामिड होते कितने प्रकार के हैं? तो पिरामिड होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के, जैसे कि एक संख्या पिरामिड, नंबर 2 बायोमास पिरामिड और नंबर 3 ऊर्जा पिरामिड। ठीक है, 3 प्रकार के कुल पिरामिड हमारे देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे हम संख्या पिरामिड को। सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या पिरामिड को। तो दोस्तों, संख्या पिरामिड में क्या है कि हम उत्पादक और उपभोक्ताओं को उनके संख्या के क्रम में लगाते हैं। तो दोस्तों, इनके लिए डायग्राम से ही मैं समझाता हूं आपको, और आपको ईजिली ये समझ में आ जाएगा। बाकी आप पढ़ लेना, PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, जिसे आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं तालाब पारिस्थितिक तंत्र में क्या देखते हैं कि संख्या पिरामिड कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संख्या पिरामिड दोनों तरीके के मिलते हैं हमें देखने को, सीधे भी और उल्टे भी। संख्या पिरामिड दोनों तरीके के देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये तालाब का एक एग्जाम्पल है, और ये दोस्तों कैसा है, एक सीधा पिरामिड है। और ये दोस्तों आप देख रहे हैं ये कैसा है, घास स्थल, और ये एक सीधा पिरामिड है। तो दोस्तों देखते हैं ये किस तरीके से हैं। तो दोस्तों देखिए, आप इनकी क्या देखनी है, आपको संख्या देखनी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप पिरामिड के लिए अगर आप बनाएंगे और कैसे समझेंगे, तो इसके लिए आप इस तरीके से समझिए कि आप सबसे पहले उत्पादक रखेंगे। सबसे पहले क्या रखेंगे? उत्पादक। और फिर उत्पादक के बाद में क्या रखोगे? उपभोक्ता, जो उत्पादक पर निर्भर हैं, जैसे कि यहाँ पर। और फिर उनमें जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं, और फिर जो तृतीयक उपभोक्ता हैं। इस तरीके से आप क्रम लगाओगे, चाहे आप कोई सा भी पिरामिड क्यों ना बनाओ। तो दोस्तों आप देखेंगे कि पिरामिड समझ में आपको दोस्तों आ जाएंगे, ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो इसके लिए देखते हैं दोस्तों, ये तालाब का एक पारिस्थितिक तंत्र है, और इसमें देख रहे हैं हम संख्या पिरामिड के लिए। तो दोस्तों देखिए, तालाब में बहुत सारी घास है, अर्थात दोस्तों घास की संख्या है काफ़ी ज़्यादा। और जो घास पर निर्भर जो कीड़े हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं जो जल में रहते हैं, पानी में, उनकी दोस्तों संख्या कुछ कम है। घास के मुकाबले उनकी संख्या कम है। और जो इन कीड़ों पर निर्भर है, अर्थात दोस्तों ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये घास पर निर्भर है। घास क्या? उत्पादक। और ये हो गए प्राथमिक उपभोक्ता। और ये मछली क्या हो गई? छोटी मछली, ये हो गई द्वितीयक उपभोक्ता। ये इन पर निर्भर है। तो दोस्तों ये द्वितीयक उपभोक्ता जो हैं मछलियाँ, इनकी संख्या इन कीड़े मकोड़ों से काफ़ी कम है। और जो बड़ी मछली है, जिनने किसको खाया? जिसने खाया किनको? तो छोटी मछलियों को। तो इनकी संख्या काफ़ी कम है दोस्तों, इनकी संख्या काफ़ी कम होती है तालाब में, आपको पता ही होगा बड़ी मछलियों की संख्या काफ़ी कम होती है। तो आप देखिए दोस्तों, अब ये प्राथमिक उत्पादक जो हैं इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा, इन पर जो निर्भर हैं प्राथमिक उपभोक्ता, इनकी संख्या घास के मुकाबले कम। और जो इन पर छोटी मछली निर्भर, इनकी संख्या और कम। और जो सबसे बड़ी मछली है उनकी संख्या और भी दोस्तों कम देखने को मिलती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये नोक बन गई, ये इस तरीके से नोक मिलती है, यानी कि ऊपर जो है जो संख्या हम देख रहे हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। ठीक है,
उनकी संख्या क्या है कि कम होती जा रही है। तो ये कैसा पिरामिड मिला हमारे लिए? सीधा पिरामिड मिला। ठीक है दोस्तों, सीधा पिरामिड देखने को हमारे लिए ये मिल गया। अब देख लेते हैं दोस्तों घास स्थल पर। तो दोस्तों देखते हैं घास स्थल पर। अब दोस्तों देखिए घास स्थल पर जो घास के पौधे हैं, जो घास के पौधे आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनकी संख्या दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है। इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। अब इन पर निर्भर जो हैं जैसे कि छोटे छोटे पक्षी और इनके कीड़े मकोड़े, ठीक है, जो पक्षी और कीड़े मकोड़े, इनकी संख्या दोस्तों घास के मुकाबले, घास के सापेक्ष थोड़ी कम है, इनकी संख्या कम है। अब लेकिन जो इन छोटे कीड़ों पर, जानवर पर निर्भर हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, उल्लू है और ये एक जानवर है, ठीक है, इनकी संख्या दोस्तों और भी कम देखने को मिलती है। जैसे कि दोस्तों आप घास के मैदान में देखेंगे तो बहुत सारी आपको घास दिखेगी, लेकिन उन पर निर्भर जो कीड़े हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होगी, और इन कीड़ों पर निर्भर जो हैं जानवर, उनकी संख्या दोस्तों और भी कम देखने को मिलती है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये ऊपर के लिए क्या होता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है, नोक बनती जा रही है, यानी कि ये ऊपर के लिए कम होता जा रहा है, इनकी संख्या वगैरह दोस्तों कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये कैसा पिरामिड मिला हमारे लिए? सीधा पिरामिड। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों उल्टा पिरामिड। ये जो उल्टा पिरामिड है इसे भी हम देख लेते हैं। संख्या का उल्टा पिरामिड देखते हैं दोस्तों। ठीक है, संख्या का उल्टा पिरामिड। तो दोस्तों ये देखिए आप, अब देखते हैं दोस्तों संख्या का उल्टा पिरामिड किस तरीके से। आप देखिए दोस्तों, थोड़ा छोटा कर देता हूँ दोस्तों मैं। अब देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये क्या है? उत्पादक। जैसे कि ये वृक्ष है, वृक्ष क्या है? उत्पादक। आपको पता ही होगा, मैं उत्पादक और अपघट ये भी आपके लिए समझा चुका हूँ, आप देख सकते हैं पुरानी वीडियो। अब ये दोस्तों एक पेड़ है केवल, और इस पेड़ पर जो निर्भर हैं पक्षी, इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा। आप देखते होंगे दोस्तों आप इसके लिए ईजिली अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या है कि पेड़ पर जो हमारे पक्षी वगैरह हैं उनकी संख्या काफ़ी होती है, यानी एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी वगैरह बैठ सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अब पक्षियों पर जो निर्भर हैं परजीवी, जैसे कि दोस्तों ये जू वगैरह होते हैं, कीड़े जो कि इनके परों में होते हैं, जो अपना यहाँ पर रहते हैं इनके परों में, तो दोस्तों इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। यानी कि अगर एक पक्षी है तो एक पक्षी पर कम से कम 10, 20, 85 दोस्तों ये क्या होंगे? कीड़े होंगे इन पर। अब दोस्तों ये जो कीड़ों पर निर्भर हैं और दोस्तों उच्च परजीवी इनके लिए बोलेंगे, तो दोस्तों इनकी संख्या और भी ज़्यादा देखने को मिलती है। अब आप देखिए दोस्तों कि एक पेड़ पर जो लास्ट में निर्भरता है वो कितनी ज़्यादा है, यानी कितनी संख्या में है। तो आपने देखा ये कैसा मिला? उल्टा पिरामिड। यानी इसका जो आधार है वो दोस्तों क्या है कि ऊपर के लिए है, यानी ऊपर संख्या ज़्यादा है, तो ये मिल गया उल्टा पिरामिड। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों आगे, देख लेते हैं बायोमास पिरामिड। ठीक है, बायोमास पिरामिड। तो इसके लिए भी दोस्तों डायग्राम से ही समझेंगे, बाकी आप ये थ्योरी वगैरह मैं दे दूंगा आपको PDF में, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको डायग्राम से ही समझाऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों ये क्या है? बायोमास पिरामिड। तो दोस्तों बायोमास पिरामिड हैं, ये भी हमारे लिए दोनों तरीके के देखने को मिलते हैं, सीधे भी और उल्टे भी। पहले मैं आपको दिखाता हूँ सीधा पिरामिड, और फिर उसके लिए उल्टा पिरामिड के लिए भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, अब इसके लिए क्या लिया है हमने? एक जंगल का पिरामिड वो लिया, पारिस्थितिकी तंत्र किसका लिया? एक जंगल का लिया है। ठीक है, ये क्या है? एक जंगल है। ठीक है, ये क्या है? ये जंगल है, और इसमें बहुत सारे ये वृक्ष हैं। ठीक है, जंगल का हमने एक ये लिया। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये वृक्ष हैं। अब वृक्ष पर निर्भरता है जो, जैसे कि ये खरगोश, और इसके लिए देख रहे हैं आप ये हिरन है, इनकी संख्या दोस्तों कम है। और दोस्तों इनका अगर संख्या कम है तो इनका दोस्तों जो बायोमास है वो भी कम होगा। अब यहाँ देख रहे हैं आप, ये पेड़ हैं बहुत सारे, बड़े बड़े पेड़ होते हैं जंगलों में। ठीक है, इनका बायोमास, इनका वजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब इन पर जो निर्भर हैं जो जानवर, इनकी दोस्तों संख्या भी कम है, और इनका जो बायोमास, इनका जो वजन है सबका, वो भी दोस्तों इन वृक्षों की अपेक्षा कम होगा। अब साथ ही साथ जो इन जानवरों पर जो निर्भर हैं, ठीक है, इन जानवरों, छोटे जानवरों पर जो बड़े जानवर निर्भर हैं, इनकी संख्या दोस्तों और भी कम है, और ये दोस्तों और भी कम वजन के होंगे। ये दोस्तों और भी कम वजन के होंगे। और दोस्तों इन बड़े जानवर पर जो सबसे बड़े जानवर जो हैं, इनके दोस्तों संख्या और इनका वजन बहुत ही कम देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप जंगल में देखें आप कि आपको 100 किलोग्राम आपने ले लिए, जंगल के पेड़ ले लिए। अब 100 किलोग्राम जो जंगल को खाकर जो निर्भर हैं जानवर,
वो दोस्तों केवल 100 किलोग्राम है। 1000 किलोग्राम पर कितनी है? 100 किलोग्राम। अब ये दोस्तों देखिए ये क्या है, ये एक है और इसका केवल वजन 10 किलोग्राम। और इसी तरीके से ये दोस्तों शेर, इसका मतलब 1 किलोग्राम। दोस्तों शेर 1 किलोग्राम का नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत अगर हम देखें तो जो सभी शेर हैं वो दोस्तों उनका वजन जो है, उनका बायोमास है, वो दोस्तों इनके जो उत्पादक हैं इनके मुकाबले काफ़ी कम होगा। यानी कि दोस्तों ये कैसा पिरामिड मिला हमारे लिए? ऊपर के लिए घटता हुआ, यानी कि नुकीला पिरामिड मिला। और ये कैसा होता है दोस्तों? ये होता है सीधा। इसके लिए क्या बोलेंगे? सीधा पिरामिड इसके लिए बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों आगे, देख लेते हैं इसका ही उल्टा पिरामिड, बायोमास का उल्टा पिरामिड दोस्तों अब हम देखने वाले हैं। बायोमास के उल्टे पिरामिड को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसके लिए भी दोस्तों डायग्राम से ही मैं आपको समझाऊंगा। अब दोस्तों देखिए ये हमने क्या ले लिया, ये हमने ले लिया एक समुद्र का। ठीक है, समुद्र का हमने एक पारिस्थितिकी तंत्र ले लिया। इसमें देखते हैं दोस्तों, अब दोस्तों इसमें देखिए आप, जो हमारी छोटी मछलियाँ हैं, छोटी मछलियों की संख्या दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है। और ये छोटी मछलियाँ क्या हैं? ये दोस्तों उत्पादक हैं। छोटी मछलियाँ ये उत्पादक हैं। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया कि आप किस तरीके से चलेंगे? आप चलेंगे कि सबसे पहले आप लगाएंगे उत्पादक को और फिर उसके बाद उपभोक्ता को क्रम से आप लगाएंगे। तो आपने लगा ली क्या? छोटी मछली, छोटे छोटे सबसे छोटी जो मछली हैं, ठीक है, समुद्र में, उनके लिए देखा आपने। तो दोस्तों आप इनके लिए देखिए, आप अगर यहाँ से 100 भी उठा लेंगे ना, 100, 200, 500, तब भी इनका वजन दोस्तों काफ़ी कम रहेगा। लेकिन अब इन पर जो निर्भर हैं शाकाहारी मछलियाँ, ठीक है, इनका दोस्तों वजन इनके मुकाबले, जो उत्पादक हैं इनके मुकाबले ज़्यादा होगा। ठीक है, आप यहाँ से उठाइए हजारियों, तो हजारियों का वजन जितना है इनका दोस्तों थोड़ी सी 10-20 का वजन ही इनके हजारियों के बराबर होगा। अब दोस्तों जो सबसे बड़ी मछली हैं, सबसे बड़ी मछली, इनकी संख्या तो दोस्तों बहुत कम है, लेकिन ये दोस्तों बहुत ही वजन की होती हैं। ये इनका बायोमास बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ये क्या है? मांस भक्षी हैं। अब दोस्तों ये क्या है? ये इन पर ही तो निर्भर हैं। तो ये क्या हुआ? उपभोक्ता। ये इन पर निर्भर है तो ये उपभोक्ता। ये अब ये कौन से? प्राथमिक उपभोक्ता हुआ ये वाले। ठीक है, ये छोटी मछली, छोटी से थोड़ी बड़ी, और ये वाली उच्च मांसाहारी। उच्च मांसाहारी इनके लिए बोलेंगे, जो सबसे बेशमर हैं। और बेस कहाँ है दोस्तों? इसका ऊपर बन रहा है। क्यों? क्योंकि वजन सबसे ज़्यादा, बायोमास जो है वो दोस्तों मांसाहारी, अर्थात दोस्तों जो उपभोक्ता हैं उनका दोस्तों ज़्यादा मिलेगा हमारे लिए। तो ये कैसा मिला? उल्टा बायोमास पिरामिड हमारे लिए देखने को मिला यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों ऊर्जा पिरामिड। तो ऊर्जा पिरामिड के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए दोस्तों आप एक रूल याद रखिए, जो किनका रूल है? लिंडमान का रूल है। ठीक है, लिंडमैन जो नाम आता है, इनका जो रूल है वो दोस्तों क्या कहता है? लिंडमैन का रूल ये कहता है कि उत्पादक से जो उपभोक्ता में ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, उत्पादक से उपभोक्ता में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा वो केवल उत्पादक का 10% होगा। अर्थात दोस्तों उत्पादक की 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। इसके लिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये है एक वृक्ष, ठीक है, ये क्या बनाया हमने? एक वृक्ष बनाया। ठीक, घास बना दी है। ठीक है, अब इस पर इसका जैसे 1000 कैलोरी है इसकी ऊर्जा। ठीक है, 1000 कैलोरी है इसकी ऊर्जा। अब इस पर जो निर्भर है क्या? खरगोश। ठीक है, खरगोश इस पर निर्भर है। तो इसमें जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? वो होगी 100 कैलोरी। यानी इसका कितना? 10%। 1000 का 10% आप निकालोगे तो 100 कैलोरी आएगा। ठीक है, अब इसके लिए किसने खाया? तो इसके लिए खाया शेर ने। ठीक है, शेर आदि ने इसे खा लिया। तो इसमें ऊर्जा जाएगी केवल कितनी? 10 कैलोरी। ठीक है, इसमें ऊर्जा जाएगी 10 कैलोरी, केवल और केवल 10 कैलोरी, यानी इसका 10%। अब इसका 10% कितना होगा? 10। यानी कि दोस्तों ऊर्जा हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ जाने पर घटती जाती है। अर्थात दोस्तों यदि हम बात करें तो शाकाहारियों के लिए सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। इसके लिए दोस्तों हम कैसे समझ सकते हैं? इसके लिए दोस्तों आप ऐसे समझिए कि एक शाकाहारी ने 10 ग्राम या 100 ग्राम जो है क्या खाई? सब्जी। 100 ग्राम सब्जी खाई, तो उसके लिए 100 ग्राम से उन एनर्जी जो मिलेगी। और साथ ही साथ एक व्यक्ति ने मांस खाया। एक व्यक्ति ने क्या खाया? मांस। उसने भी मांस खाया 100 ग्राम। ठीक है, उसने कितना खाया? 100 ग्राम मांस। तो ये 100 ग्राम से जो एनर्जी है 100 ग्राम मांस से, वो कम होगी अपेक्षाकृत 100 ग्राम सब्जी की। ठीक है, अपेक्षाकृत 100 ग्राम सब्जी के जो 100 ग्राम मांस से ऊर्जा मिलने वाली है उसकी मात्रा दोस्तों कम होगी। ठीक है,
ये दोस्तों आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अब आप देखिए ऊर्जा, यानी कि अब मैंने बताया उत्पादक से जब उपभोक्ता में जाओगे तो ऊर्जा निश्चित रूप से कम मिलेगी, और कम मिलेगी तो आप देखेंगे कि बेस में रखोगे आप अधिक ऊर्जा, यानी उत्पादक, ठीक है, इनकी ऊर्जा ज़्यादा है। अब जो उपभोक्ता हैं उनकी ऊर्जा कम है अपेक्षाकृत, और जो इन पर निर्भर हैं, जो मांसाहारी हैं, उनकी ऊर्जा और भी कम है, और जो सबसे शीर्ष पर होंगे उनकी ऊर्जा सबसे कम होगी। अर्थात दोस्तों इसके लिए कैसे समझें हम, कि जो सबसे उच्च मांसाहारी होगा, अर्थात दोस्तों खाद्य श्रृंखला में जो सबसे बाद में आएगा, उसकी ऊर्जा दोस्तों, उसके लिए प्राप्त होने वाली ऊर्जा सबसे कम होगी, सबसे कम होगी उसके लिए उसकी ऊर्जा। इसके लिए दोस्तों एक डायग्राम से समझते हैं, देखते हैं। तो क्या समझाया दोस्तों मैंने आपको, कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा देखने को मिलता है, ये दोस्तों कभी भी उल्टा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके लिए देखते हैं, ये दोस्तों क्या है, उत्पादक, इसकी ऊर्जा कितनी, तो आप देखिए 100 कैलोरी, 100 कैलोरी देख लें, कोई भी आप देख सकते हैं, कैलोरी में ले लें चाहे किलो कैलोरी में ले लें। अब जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उनकी ऊर्जा कितनी होगी, केवल 10 कैलोरी, ठीक है, 10 कैलोरी। जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं उनकी ऊर्जा केवल 1 कैलोरी होगी, यानी इसका कितना, 10%। और जो और ऊपर के हैं, ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता, इनकी ऊर्जा केवल 0.1 कैलोरी होगी, 0.1%, किसकी, इसकी 0.1 कैलोरी कह लें आप, या आप कह लें 0.1%। और जो शीर्ष पर हैं, जो शीर्ष पर हैं मांसाहारी सबसे लास्ट में, इनकी ऊर्जा दोस्तों इसका भी और 10%, यानी कि सबसे कम ऊर्जा किसे मिलेगी, तो जो शीर्ष पर होगा यार, जो श्रृंखला में सबसे बाद में आएगा, उसकी ऊर्जा सबसे कम देखने को दोस्तों मिलेगी। तो दोस्तों क्या बताया मैंने, कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा 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 सीधा देखने को मिलता है, ये कभी भी उल्टा देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा उल्टा, इस तरीके से ऑप्शन आते हैं, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे कि सीधा होता है। हमेशा कैसा होता है, ये होता है हमेशा सीधा, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। मैंने दोस्तों आपको बहुत ही ईजीली समझाए हैं प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर सभी पिरामिड। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर जानने को मिल गया होगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों।